Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to teach Science of Class 6 and I am going to continue with my chapter 4 that was sorting material into groups. As we were studied in the part 1 about what is matter made up of. We have studied about the elements and compound. There was a short paragraph which I have missed. So today I am going to start from that paragraph. It is fascinating to see that atoms of two gases, hydrogen and oxygen, can combine together to form water, which is liquid. Again, atoms of two poisonous substances, sodium and chlorine, can combine together to form salt, a compound we eat every day. मतलब कितनी अजीब सी बात है ना कि दो एटम्स, गैसेस के दो एटम्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों गैसेस हैं सोचो, और मिलके क्या बनाते हैं? लिक्विड, जो वाटर जो आप डेली पीते हैं। सेकंड एग्जांपल इन्होंने कहा है कि दो पॉइजनस सब्सटेंस, एक सोडियम और एक क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन दोनों अलग अलग बहुत ही खतरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, दोनों आपके लिए बहुत हार्मफुल है, पर दोनों जब मिल के कंपाउंड बनाते हैं तो सॉल्ट का रूप लेते हैं, और जिसे आप पर डे खाते हो। क्योंकि जब दो डिफरेंट एटम्स या दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक साथ आते हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रहती है वो बदल जाती हैं। जैसे मान लीजिए, एकदम नॉर्मल से समझिए, दो क्लास में दो बच्चे हैं, बच्चे तो बहुत है बट हम दो का एग्जाम्पल लेंगे। दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, दोनों के अंदर हर अलग क्वालिटीज है, दूसरे के अंदर अलग क्वालिटी है, पर जैसे ही टीचर ने उन दोनों को एक ग्रुप में बना दिया, एक टीम में बना दिया, एक कंपाउंड की तरह, तो फिर वो उसी की तरह उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे जिसके लिए उनको ग्रुप में बनाया गया था। वैसे कंपाउंड्स होते हैं, एलिमेंट्स जब डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होते हैं उनको साथ में कंबाइन किया जाता है फिक्स रेशियो में, तो कंपाउंड बनने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही मेन वर्ड था शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मटेरियल को शॉर्ट आउट करना, तो क्लासिफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एक जैसी प्रॉपर्टीज के लोगों को एक साथ ग्रुपिंग करना ही हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अब उसी में आपके टीचर ने आया कि जितने भी गर्ल्स हैं एक तरफ बैठ जाइए, जितने भी बॉयज़ हैं एक तरफ बैठ जाइए। तो मैम ने क्या किया? मैम ने क्लासिफाइड कर दिया। गर्ल्स, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? सब गर्ल्स हैं, बॉयज़ अलग कर दिए। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज फॉर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों? मान लीजिए स्कूल के ग्राउंड में सारे बच्चे खड़े हैं, किसी ने आपसे कहा कि 7th ए के बच्चों को बुला के लाइए। अब सोचिए, अगर आपको एक एक बच्चे को पकड़ के लाना हो तो कितना कितना प्रॉब्लम, कितना कंफ्यूजिंग होगा ना। बट अगर सारे बच्चे अपने अपने क्लास के ग्रुप के अकॉर्डिंग खड़े होते, 6th बी, 7th ए, 7th बी, 8th बी, तो आप इजीली जाते और 7th ए के सारे बच्चों को बुला लाते। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी जिससे कि चीज़ें आसान हो जाए। क्लासिफिकेशन आप लिविंग थिंग्स में भी कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स में भी कर सकते हो, दोनों में। देखिए, लिविंग थिंग्स में आप पहले उसे क्लासिफाई करोगे, प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं, फिर एनिमल्स में क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट्स में क्लासिफिकेशन। नॉन लिविंग थिंग्स में आप क्लासिफाई करोगे उसके बेसिस पे, कि किस बेसिस पे, कि किससे बना हुआ है, किस लिए यूज़ किया जाएगा, नेचुरल है कि ह्यूमन मेड है, ठीक है। इस अलग अलग तरीके से आप मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हो। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि इन द किचन ऑल द यूटेंसिल्स आर केप्ट टुगेदर, सो आर ऑल द spices. If you want to find turmeric in the kitchen, you don't have to look everywhere, you just go to the shelf where the spices are stored. तो एकदम नॉर्मल से देखिए, जब किचन में आप एंटर करते हो, अगर आपको मान लीजिए कोई स्पाइसेस चाहिए, जैसे टर्मरिक चाहिए, हल्दी चाहिए आपको, तो क्या एक एक बॉक्स ओपन कर करके देखने से अच्छा है आप अपने पेरेंट्स जब पूछोगे तो आपको आपकी मम्मा बता देंगी कि एक ही डिब्बे में सारे मसाले रखे, वहाँ से आप हल्दी ले लो। तो इसीलिए वो क्लासिफाइड करके रखी रहती हैं। अगर आप किचन में जाओगे अपनी मम्मा के, तो आप देखोगे एक तरफ सारे दाल रखी होंगी, मसाले, स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है कि जिससे चीज़ें आसान हो सके और इजीली हमको मिल सके। मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी हम मटेरियल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट मैटर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे अपीयरेंस, लस्टर, टेक्सचर, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द अपीयरेंस, पेपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लोथ।
wood looks different from iron looks different from copper or aluminum. At the same time, there are some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood or paper. Materials can be classified on the basis of their appearance. अब जैसे मैंने आपको wood दे दिया, iron दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, कॉपर दे दिया, तो आप पहले तो आप कहोगे कि मैम सब अलग हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग है, बट फिर आपके मन में आएगा कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम के अंदर कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टी है। ये तीनों आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में इसका यूज़ किया जा सकता है, पर वुड का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में नहीं किया जा सकता। आप आयरन का यूज़ कर सकते हो, कॉपर का यूज़ कर सकते हो, आपने एल्यूमिनियम की तार देखी होगी, कॉपर की तार देखी हो, आयरन का भी यूज़ होता है। आपने लकड़ी की तार देखी है कभी, पेपर की तार देखी है कभी? नहीं ना। तो इस तरह हम उसके अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, वो दिखने में कैसा, उसके लुक्स के अकॉर्डिंग भी हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को। सेकेंड मैटर की प्रॉपर्टी होती है लश्चर। मेटल्स जो होते हैं, आप जैसे मेटल स्पून हो गया, शाइन करेगा। मेटल स्पून का मतलब, अगर मैंने आपको सिल्वर का स्पून दे दिया और एक हाथ में आपको सिल्वर का स्पून दे दिया, एक हाथ में आपको वुड का स्पून दे दिया, अब मुझे पूछा बच्चों बताओ इसमें से किसके अंदर लश्चरनेस की प्रॉपर्टी, कौन चमकीला है, कौन चमक रहा है, किसके अंदर शाइन है, तो आप यही कहोगे ना मैम ये सिल्वर स्पून, वुड का स्पून थोड़ी शाइन करेगा। तो उसके इसी तरह हम लश्चर के अकॉर्डिंग भी, उसके शाइन के अकॉर्डिंग भी हम मटेरियल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे आयरन की रॉड हो गई, आयरन की रॉड जाने, लोहे की छड़, आप उसमें लश्चरनेस नहीं होगा, बट आप सैंड पेपर, हार्डवेयर की दुकान में जाओगे ना तो अंकल से कहना अंकल सैंड पेपर दीजिए, जब आपको सैंड पेपर देंगे उससे उस आयरन की रॉड को एकदम रगड़िए, रब करिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि वो चमकने लगता है। जैसे घर में जो यूटेंसिल्स, बर्तन आपकी मम्मा यूज़ करती हैं, उस पर खाना बनाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब उसको अच्छे से रब करती हैं, साफ़ करती हैं, देखिए वो अपने आप चमकने लगता है कि नहीं। थर्ड है टेक्सचर। डिफरेंट मटेरियल्स फील्स डिफरेंट व्हेन यू टच देम। अब टेक्सचर का मतलब क्या हो गया, मैंने आपके एक हाथ में स्टोन दे दिया और दूसरे हाथ में आपके दे दिया सिल्क, तो आप आंख बंद करके, अगर मैंने आपसे कहा बच्चों टच करके बताओ कि आपको कैसे फील हो रहा था, आप कहोगे ना मैम एक तो रफ है, दूसरा सॉफ्ट है। तो इसी तरह मटेरियल्स को उनके टेक्सचर के, मतलब उनके बनावट के अकॉर्डिंग, हार्ड है कि स्मूथ है, सॉफ्ट है कि रफ है, इसके अकॉर्डिंग भी हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब जैसे सॉफ्ट मटेरियल को कंप्रेस्ड किया जा सकता है, बट हार्ड मटेरियल्स को नहीं। जैसे मैंने आपके एक हाथ के नीचे स्पंज रख दिया और दूसरे हाथ के नीचे एक वुड का बॉक्स रख दिया और मैंने कहा बच्चों कंप्रेस्ड कीजिए, तो स्पंज आप दबाओगे तो दबेगा, पर क्या वो जो वुड का बॉक्स है वो दबेगा? वो नहीं दबेगा। तो इसी तरह मटेरियल्स को उनके सॉफ्टनेस, हार्डनेस, रफनेस के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टेट मैटर की जो 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो बेसिकली हमने आज तक क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि सॉलिड्स के पास फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम होता है, उनके शेप और साइज, वॉल्यूम ईजिली चेंज नहीं की जा सकती नॉर्मली। जैसे एग्जाम्पल, अब क्यों इनके साइज फिक्स्ड एंड जो इनके शेप एंड वॉल्यूम फिक्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। और जब एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो अट्रैक्शन उन लोग को बांधे हुए रहता है, ठीक है। इसीलिए सॉलिड की शेप और वॉल्यूम फिक्स होते हैं। लिक्विड अपना शेप चेंज कर सकता है बट वॉल्यूम नहीं। इसका मतलब, मैंने आपको 2 लीटर वाटर दिया और मैंने कहा बच्चों ये 2 लीटर वाटर आप ले जाके जग में रख दीजिए, जग जान लो ना, तो आप उसमें डालोगे तो वो जग के अकॉर्डिंग शेप ले लेगा। मैंने कहा बच्चों ये 2 लीटर वाटर लेके जाइए आप टब में रख दीजिए, तो वो टब के अकॉर्डिंग शेप ले लेगा, पर क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? मैंने आपको 2 लीटर दिया था ना, आप उसको जग में डालोगे 3 तो नहीं हो जाएगा, 2 ही रहेगा, 1 तो नहीं हो जाएगा। तो जो लिक्विड्स होते हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं कंटेनर के अकॉर्डिंग, पर अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड्स जो होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप लोग ने बचपन से पार्टिकल्स पढ़ा है, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स दोनों यहाँ एक ही है। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज्ड नहीं होते जैसे सॉलिड में होते हैं, इसीलिए इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है। गैसेस बच्चों नॉर्मली अपना शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए
मैंने आपको थोड़ा गैस दिया और आपने उसको किसी बलून में फिल किया तो वो उसी के अकॉर्डिंग शेप ले लेगा। बट हमारे जो अगर हमने उसको एयर में छू तो उसके अकॉर्डिंग वो जो वॉल्यूम होगा वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे वो एयर में मिक्स होगा हमको तो पता ही चलेगा ना कि आखिर ये कहाँ तक पहुँच गया है। सो गैसेस जो होती हैं उनके शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज हो जाते हैं इजीली, इसलिए क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं होते हैं, वो अपना यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जैसे जब बच्चे कंट्रोल में नहीं होते टीचर के, तो वो दिन भर दिन स्कूल में घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके बीच का टीचर के और बच्चे का बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो टीचर अपने मन का घूम रहे हैं गैस की तरह, और जहाँ टीचर और बच्चों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है सॉलिड की तरह, तो शांति से बैठे हैं कि रूम में सब। हमारे जितने मतलब साइंस में क्या होता है ना, हमारी डेली लाइफ से ही हमारे सब्जेक्ट के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। Solubility in water, we say sugar has dissolved in water. Actually, water causes all molecules in solid pieces of sugar to break apart. The individual molecules are separated as so small that we cannot see them. We see that sugar is soluble in water. अब देखो इसने सॉलिबिलिटी एंड वाटर भी, सॉलिबिलिटी भी बताया है, सॉलिबल नॉन इनसॉलिबल। अब जैसे सॉलिबल इनसॉलिबल भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर आपने 1 स्पून शुगर लिया, 1 ग्लास वाटर, चलो 2 ग्लास वाटर ले, 1 ग्लास लेफ्ट हैंड 1 ग्लास राइट हैंड में। अब अपने फ्रेंड को बोलो कि इस लेफ्ट वाले में 1 स्पून शुगर डाल दे और राइट वाले में 1 स्पून सैंड डाल दे, और फिर थोड़ी देर बाद आप मुझे बताइएगा कौन सा पानी में सॉलिबल है, कौन सा पानी में इनसॉलिबल है। तो आप कहोगे मैम शुगर वाला वाटर तो एकदम सॉलिबल था, घुल गया, पर सैंड वाला वाटर इनसॉलिबल। तो सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम चीज़ों को क्लासीफाइड कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि बेटा सॉल्ट सॉलिबल है कि इनसॉलिबल इन वाटर, आप कहोगे सॉलिबल। मैंने आपसे पूछा कि आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब वो वाटर में सॉलिबल है कि इनसॉलिबल, तो आपने कहा इनसॉलिबल। तो वैसे ही हम मटेरियल्स को उनकी सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो पानी में सॉलिबल है कि इनसॉलिबल। मिसेसिबल लिक्विड एंड इमिसेसिबल लिक्विड। मिसेसिबल लिक्विड का मतलब होता है बच्चों ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में आसानी से घुल जाए, मिक्स हो जाए। जैसे मैंने आपको वाटर दिया और मिल्क दिया, चाहे दूध में पानी मिलाइए चाहे पानी में दूध मिलाइए, दोनों आपको इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, तो ये मिसेसिबल लिक्विड है। इमिसेसिबल लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको आप एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होंगे ना डिजोल्व होंगे। जैसे मैंने आपको वाटर में एक ड्रॉप ही, खाली मैं एक ड्रॉप ऑयल डाल दूँ, एक ड्रॉप केरोसिन डाल दूँ, एक ड्रॉप पेट्रोल डाल दूँ, तो वो छोटा सा लेयर बना के उसी के ऊपर रहेंगे, वो डिजोल्व नहीं होंगे, वो मिक्स नहीं होंगे। तो ऐसे लिक्विड को क्या कहते हैं? इमिसेसिबल लिक्विड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व होते हैं, इसीलिए तो फिश ईजिली उसके अंदर सरवाइव कर पाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट है बच्चों, नेक्स्ट है डेंसिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब डेंसिटी का पहले डेफिनेशन समझ लें। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वही उसकी डेंसिटी कहलाता है। इसे हिंदी में घनत्व कहते हैं। अब डेंसिटी का फ्लोटिंग एंड सिंकिंग से क्या मतलब है? कोई भी सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वो पानी में डूब जाएगा। कोई भी सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी, जैसे मान लीजिए आयरन हो या स्टोन हो, जिसकी भी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी, उस वाटर से आप जिसमें उसे डालेंगे, अगर उससे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएगा। पर कोई भी सब्सटेंस जैसे वुड हुआ, कॉटन हुआ, अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, उस वाटर की डेंसिटी से, तो वो ईजिली फ्लोट करेगा, ठीक है। सो डेंसिटी ही के अकॉर्डिंग भी आप क्लासिफाइड कर सकते हो कि कोई भी मटेरियल वाटर में फ्लोट करेगा कि सिंक। अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, अब सब्सटेंस को इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जा सकता है कि वो अपने अंदर से कितना लाइट पास होने दे रहा है। क्लास 3rd 4th 5th से पढ़ते आ रहे हो, एक बार रिपीट बस करना है। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से पूरी तरह लाइट पास होने दें, और जब लाइट पास होने देंगे तो
जो ऑपोजिट साइड में चीज़ रखी होगी हमें इजीली दिख जाएगी, जैसे ग्लास हो गया, क्लियर एयर हो गया, क्लीन वाटर हो गया। पानी एकदम साफ रहे, पानी में जो भी गिरा रहेगा आपको साफ दिखता है कि नहीं, क्योंकि ये मटेरियल्स आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ऑपेक मटेरियल्स वो होते हैं जो अपने अंदर से बिल्कुल लाइट पास नहीं होती, जैसे दीवार, वॉल जो होती है, वॉल के उस साइड कौन बैठा है आप नहीं बता सकते, अगर वही पूरी ग्लास लगी होती, कांच लगा होता, तो आप इजीली बता पाते। ट्रांसलूटेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से बहुत ही कम लाइट पास होने देते हैं, पार्शियल लाइट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल फॉरेस्टेड ग्लास, ऑयली पेपर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एयर आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए हमें चारों तरफ की चीज़ें दिखती हैं। वाटर अगर क्लीन होगा तो हमें इजीली पानी में क्या है दिख सकता है। तो मैटर्स को उनके बेसिस के अकॉर्डिंग में क्लासिफाइड किया जा सकता है। मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई इशू हो तो प्लीज़ हमको बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।